हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम कृष्ण झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे अकाउंटिंग का एक मेन पार्ट कंसीडर किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम्स कंपेरेबल। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने वैसे आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताई थी या वीडियोज़ में, बट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, जैसे हर कोई अगर अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग फॉलो करेगा या अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा तो क्या होगा, हर किसी का अकाउंट्स डिफरेंट होगा, अलग वे में प्रेजेंट करेगा। तो अगर हर कोई अलग वे में प्रेजेंट करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपैरिजन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हो सकता है वो अपने तरीके से सही हो सकता है हम अपने मेथड में सही हो, बट क्या होगा, क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। अगर दो अलग अलग चीज़ों को मैं अलग मेथड से करूँगा तो कंपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बट हाँ, कोई भी चीज़ अगर सेम मेथड से की गई है तो हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरा 10th का रिज़ल्ट है और मैं किसी के 12th के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करूँ तो क्या यह पॉसिबिलिटी है? नहीं, बहुत गंदा पॉसिबिलिटी है। गंदा इन द सेंस, ऐसा मेरा 10th का रिज़ल्ट बहुत ही अलग होगा और उनका 12th का रिज़ल्ट बहुत अलग होगा। तो इस सेंस में क्या होगा कि डिफ़िकल्टी आएगी कंपेयर करने में। बट हाँ, मेरा भी रिज़ल्ट 10th का है और सामने वाले का रिज़ल्ट भी 10th का है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मेरा 12th का है, सामने वाले का भी 12th का। मतलब क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए भी। तो अगर मैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके रखूँ कि हाँ, तुम्हें ये अकाउंटिंग एंट्री ऐसे पास करनी है या ये मेथड फॉलो करना है, उस केस में क्या सिमिलैरिटी पॉसिबल है? हाँ, बहुत हद तक पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, हमारा जो भी मेथड होगा वो सेम होगा, तो कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारा जो अकाउंटिंग है वो क्या हो, कंसिस्टेंट वे में हो, कंपेरेबल हो, मीन्स हम कंपेयर कर सकें। एडिक्वेसी मीन्स एक्यूरेट हो, एडिक्वेट हो जितना हमें रिक्वायर्ड है, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। ठीक है। In the words of Kohler, accounting standards are codes of conduct imposed by customs, laws, or professional bodies for the benefit of public accountants and accountants generally. तो इसीलिए इन द वर्ड्स ऑफ कोहलर, कोहलर एक ऑथर हैं, उनके हिसाब से अकाउंटिंग क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट मीन्स बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कोई बॉडी हम पे मीन्स बाय लॉ हम पे इम्पोज किया जाता है ताकि हम फॉलो कर सकें, ताकि हमारा अकाउंटेंट का अकाउंट्स क्या हो, जनरली एक्सेप्टेबल हो। चलिए आगे देखते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है? नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे हमने कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, तो वो क्या हो, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल हो, समझ में हो आए, अंडरस्टैंडिंग हो। टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। अब अगर सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो अकाउंटेंट्स को भी इजी पड़ेगा कि वो इजी वे में अकाउंटिंग कर सके या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सके। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज़। तो दो या दो से ज़्यादा एंटिटी या बिजनेस को कंपेयर करना है तो वो भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। टू एनहेंस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना भरोसेमंद है या रिलायबल है वो हमें किससे पता चलेगा, जब हमारा अकाउंटिंग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में हो। टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली। अब जो भी अगर अकाउंटिंग बॉडी ने सेटअप किया है या ये बाय लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं वो अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हम फॉलो कर रहे हैं तो हम इजी वे में लॉफुली वो अकाउंटिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अब ये क्या होता है, जैसे देखो हम इंडिया में फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लोबली फॉलो होता है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा इसी पे बेस्ड है, IFRS पे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दैट इज़ IASB। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपको फिलअप्स में या मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। IFRS is a set of international accounting standards stating how particular type of transactions and other events should be reported in financial statements. IFRS are issued to develop accounting standards that would be acceptable worldwide and to improve financial reporting
इंटरनेशनली। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि IFRS का एक ऐसा बॉडी सेटअप है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जो ग्लोबल लेवल पे फॉलो होता है। इंडियन लेवल पे फॉलो होता है वो होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो ग्लोबली फॉलो होता है या जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं वो होता है IFRS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Accounting standards in India. In India, standards of accounting is issued by the Institute of Chartered Accountants of India. तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में है, जिसका मेन ब्रांच, वैसे तो इसके ओवरऑल और भी कई सारे ब्रांचेस हैं बट मेन ब्रांच इसका दिल्ली में है। The Council of the Institute of Chartered Accountants of India constituted Accounting Standard Board on 21st April 1977, recognizing द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो ये पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप कब हुआ था? 1 अप्रैल 1977 में, जब नीड लगी कि नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड formulate so that such standards may be established by the Council of the Institute in India. The Accounting Standard Board will consider the applicable law, custom, usage, business environment and the international accounting standards while framing accounting standards. तो ये सारे काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करने के, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के, और IFRS से हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं या क्या क्या मैच कर सकते हैं वो सब देखना किसका काम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अभी जाते हैं मेन पार्ट्स पे। AS1 हमें बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में। ये आया कब था? तो 1/4/1999 में आया था फॉर कंपनीज एंड 1/4/1993 में आया था फॉर अदर्स। मतलब क्या? अब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है? जैसे हर किसी की क्या होगी, अपनी अलग अलग मेथड अप्लाई करना होता है, या डिप्रिसिएशन का अलग मेथड अप्लाई किया, या मैंने अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया, तो उस बेसिस पे क्या होगा कि मैं हर साल सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते आ रहा हूँ। बट इन केस अगर मैं कोई पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ या कोई मेथड चेंज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? मुझे स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि मैं ये मेथड से चेंज होकर इस मेथड पे शिफ्ट हुआ हूँ, ऐसा। तो चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉर्मली बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पार्ट फॉर्म होगा, और आप अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, मीन्स बताना है। AS2 बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। ये कब आया था? 1/4/1999 में। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होता है? देखिए, अभी आपके पास अगर कुछ गुड्स है तो बट ऑब्वियसली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा गुड्स बेच ही लेंगे, तो आपके पास कुछ स्टॉक बच सकता है। तो इन केस अगर वो एट द एंड ऑफ द ईयर बच रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो वैसे ही अगर सेम चीज़ आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूएशन करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। तो इनकी वैल्यूएशन कौन से मेथड से होता है, होनी चाहिए, वो कौन बताएगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, दैट इज AS2। AS3 में हमें बताया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ये कब आया था? 1/4/2001 में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? हमारे बिजनेस के लिए ये भी रिक्वायर्ड है कि हम कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है या कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है, किस एक्सपेंस के लिए जा रहा है या किस एक्टिविटी के लिए जा रहा है, वो पता रखना। तो ये हम कहाँ मेंटेन रखते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वो क्या बताता है? AS3 आपको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। AS6 है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। ये कब आया था? 1/4/1995 में। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे देखिए, कोई भी एसेट हम यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है, अगर जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिटोरिएट होगी, मीन्स वैल्यू कम होते जाएगी। तो वो जो वैल्यू कम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसके बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये आया था 1/4/1991 में कंपनीज़ के लिए एंड 1/4/1993 में बाकियों के लिए, मीन्स जो पार्टनरशिप फॉर्म हो गए या फिर इंडिविजुअल्स हो गए उनके लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमें बताता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए? अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च होने से पहले हमें मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है कि प्रोडक्ट में मीन्स क्या रिक्वायर्ड है मार्केट में, या फिर मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं? पब्लिक के रिव्यूज़ लेते हैं,
मार्केट कंडीशंस देखते हैं और फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें देखने या सेटअप किए गए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में पता चलते हैं। AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में, 1 फॉर 1991 में कंपनीज़ के लिए एंड 1 फॉर 1993 में अदर्स के लिए। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, अब जैसे मेरा कोई भी बिजनेस है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं इनकम या रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ वो किस फॉर्म में कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ या कब मुझे उसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए, ये हमें पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया है रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो हमें AS9 में बताया गया है। AS10 हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स के बारे में, 1 फॉर 1999 में आया था, सॉरी कंपनीज के लिए, 1993 में आया था अदर्स के लिए। तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स के बारे में। फिक्स असेट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उस पर डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, कौन से मेथड से अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है या बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करें वो सब किससे हमें पता चलेगा, AS10 के बारे में। अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो क्या चेंजेस हम कर सकते हैं या क्या एप्लीकेबल है एट करंट, वो सब हमें देखना पड़ता है। AS12 में हमें बताया जाता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। ये कब आया था, 1 फॉर 1994 में। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स का मीनिंग ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ या फिर किसी बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट मुझे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आप बैकवर्ड एरिया में कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो क्या होगा, एरिया का डेवलपमेंट होगा, उस केस में एरिया को भी बेनिफिट होगा। मीन्स वो एरिया में फैसिलिटीज़ बढ़ने के चांसेस रहेंगे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, क्योंकि लोग वहाँ सेटल हो रहे हैं या फिर लोग वहाँ काम के लिए जा रहे हैं। तो वैसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट आपको कुछ छूट देती है कि चलो भाई आप साल भर तक टैक्स पे मत करो, या आप कोई मशीनरी परचेस करें तो उसमें 10% या 20% हम कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो ऐसा जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब एज अ नॉर्मल पर्सन भी या एज अ कंपनी भी अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे मीन्स कोई ना कोई चीज़ें खरीद के रखोगे जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे सके। या फॉर एग्जांपल मान लो आपने बैंक में ही FD किया या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तब इन्वेस्टमेंट के क्या मेथड से या इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी हमें मिलेगा वो कैसे अकाउंटिंग करने का वो हमें पता चलता है AS13 में, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स में। AS22 बताता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब आप किस इनकम पे कितना टैक्स भर रहे हो वो कहाँ पता चलेगा, AS22 में पता चलेगा। कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो या कैसे आपको टैक्स भरना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन AS22 में आपको पता चल जाएंगे। तो ये कब आया था, 1/4/2001 में। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।